हमने पिछली क्लास में लोक गाथाओं की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन पे बात की। उसके पहले हमने लोक गाथा क्या है, लोक गाथा की विशेषताएं क्या होती है, इस पे भी बहुत विस्तार से और एक बहुत रोचक चर्चा हमारी हुई है। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोक गाथाओं का वर्गीकरण कैसे किया है विद्वानों ने और उस वर्गीकरण के क्या पैमाने रहे हैं, क्या उसके आधार रहे हैं, और जो प्रमुख वर्गीकरण है उन वर्गीकरणों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। बहुत संक्षिप्त चर्चा हम उस पर करेंगे, बहुत संक्षिप्त चर्चा होगी। सिर्फ हम परिचय प्राप्त करेंगे जो विद्वानों ने लोक गाथाओं का वर्गीकरण किया है और वो प्रमुख वर्गीकरण कौन कौन से हैं उसे आज की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है। जो लोक गाथाओं का वर्गीकरण हुआ है उसका वर्गीकरण करते समय विद्वानों ने कई सारे आधार लिए हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं उनके वर्गीकरण की। इसलिए चूंकि आधार और दृष्टियां अलग हो जाने की वजह से वर्गीकरण में भी बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आकार की दृष्टि से अगर आप लोक गाथा का वर्गीकरण करें तो दो रूप उसके होंगे, एक वृहत लोक गाथा और एक लघु लोक गाथा, बड़ी लोक गाथाएं और छोटी लोक गाथाएं। विषय वस्तु के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है तो उसमें बहुत सारे विषय हैं, प्रेम से संबंधित विषय, वीरता से संबंधित विषय, ऐतिहासिकता से संबंधित विषय, श्रृंगार से संबंधित विषय। तो विषय के आधार पर भी इसके बहुत सारे वर्गीकरण हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो दो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, ठीक है, एक प्रोफेसर गूमर और दूसरे डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, इन दोनों का जो वर्गीकरण है वह ज्यादा स्वीकृत वर्गीकरण है और ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि लगभग प्रोफेसर गूमर का जो खास तौर पे जो वर्गीकरण है उसमें सारे विषय लगभग समाहित हो जाते हैं। तो हम प्रोफेसर गूमर और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, इन्होंने जो लोक गाथाओं का वर्गीकरण किया है इसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और बाद में हम ये जानेंगे कि अन्य विद्वानों ने किस तरह से उसका वर्गीकरण किया है। ठीक है। प्रोफेसर गूमर ने लोक गाथाओं के 6 विभाग, 6 प्रकार बताए, या लोक गाथाओं को उन्होंने 6 प्रकारों में विभक्त किया। ठीक है। का जो वर्गीकरण है, जो 6 प्रकार हैं उनके, वो हैं प्राचीनतम लोक गाथाएं, कौटुंबिक लोक गाथाएं, ठीक है, अलौकिक गाथाएं, ठीक है, पौराणिक गाथाएं, सीमांत गाथाएं, और छठा है आरण्यक गाथाएं, यानी कि जंगलों और वन से संबंधित जो गाथाएं होती हैं। कुल कितने बताए? 6 बताए। ठीक है। प्राचीनतम, कौटुंबिक, अलौकिक गाथाएं, पौराणिक गाथाएं, सीमांत गाथाएं और आरण्यक गाथाएं, ये 6 प्रकार प्रोफेसर गूमर ने, लोक साहित्य के बड़े मर्मज्ञ एक पाश्चात्य विद्वान थे, बहुत सारा काम इन्होंने लोक साहित्य पर किया है, तो 6 रूप उन्होंने बताए। सबसे पहला रूप जो उन्होंने लोक गाथाओं का बताया वह है प्राचीनतम लोक गाथाएं। ठीक है। प्राचीनतम लोक गाथाओं के बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ग्रीस देश में हुई थी। किस देश में हुई थी? ग्रीस देश में हुई थी। और ये जो लोक गाथाएं हैं इनका संबंध आकाश से, पृथ्वी से, प्रकृति के विभिन्न रूपों से, ऋतुओं से संबंधित माना जाता है। इन गाथाओं को सुनते हुए या देखते हुए महसूस होता है कि जैसे कुछ हमारी वैदिक ऋचाएं हैं, जिन वैदिक ऋचाओं में प्रकृति के नाना रूपों का वर्णन हुआ है, आकाश का, पृथ्वी का, समुद्र का, ठीक है, पहाड़ों का, उस तरह के रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत प्राचीन रूप है, यानी कि आप देखें कि मानव सभ्यता तो धीरे धीरे विकसित हुई है, पर जब वह मानव सभ्यता इस संसार में आई, ठीक है, जब मानव सभ्यता का सृजन हुआ तो उसके पास क्या थी? प्रकृति ही थी। मूलभूत तो प्रकृति थी, आज भी है, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है। ये बात और है कि आज हम प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने विकास के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस प्रकृति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब प्रारंभ में मानव आया तो कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, खाना पीना उसका कहाँ से चलता था? उन्हीं जंगलों से चलता था। धीरे धीरे वह पशुओं से जुड़ने लगा। तो एक तरह से मानव सभ्यता का जब आगमन हुआ, उद्भव हुआ, तो आकाश ही उसके लिए छत थी, ठीक है, और धरती ही उसके लिए बिस्तर। तो उस तरह से आप देखें तो प्राचीनतम रूप यहाँ देखने को मिलता है लोक गाथाओं में, जिसमें प्रकृति से संबंधित जो मानव के रिश्ते रहे हैं या प्रकृति की जो महिमा रही है उसका वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। और
इसी में प्राचीनतम गाथाओं में ही घरेलू जीवन से संबंधित जो कुछ गहरी बातें हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका भी चित्र यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा जो रूप बताया प्रोफेसर गूमर ने वह है कौटुंबिक गाथाएं। ठीक है। कौटुंबिक गाथाओं से मतलब है कि एक परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के बीच में, विभिन्न सदस्यों के बीच में जो आपसी संबंध होता है और जो व्यवहार मिलता है एक दूसरे के साथ, कौटुंबिक लोक गाथाओं में उसका वर्णन मिलता है। जैसे बेटी का अपनी माँ के साथ व्यवहार, पिता का पुत्र के साथ, माँ का अपने पुत्रों के साथ, ठीक है, भाभी और ननद का, भाई और बहन का। तो एक पारिवारिक संबंधों के जो ताने बाने होते हैं, उन ताने बानों का रूप कौटुंबिक लोक गाथाओं में देखने को मिलता है। ठीक है। किस तरह से पिता का त्याग, माँ का त्याग अपने बच्चों के लिए, सास और बहू के बीच में जो एक नोक झोंक या कड़वाहट जैसी स्थिति होती है, उसका भी चित्रण मिलता है। इन लोक गाथाओं में यह भी चित्रण मिलता है कि किसी विशेष परिस्थिति में भाई कैसे बहन के साथ दुर्व्यवहार कर देता है, या पिता कैसे अपनी बेटी को डांट देते हैं, फटकार देते हैं। ये उन परिस्थितियों का इसमें चित्रण किया जाता है जब पिता या भाई को यह लगता है कि बेटी या बहन ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो काम सामाजिक मर्यादाओं और कुल की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो क्रूर व्यवहार है, उस तरह की जो परिस्थितियां हैं, उनका भी चित्रण कौटुंबिक लोक गाथाओं में देखने को मिलता है। ठीक है। तो कौटुंबिक लोक गाथाओं में परिवार का प्रेम भी है और कहीं ना कहीं क्रूरता, नाराजगी या आपसी मनमुटाव जैसे भावों का भी चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है। तीसरा है अलौकिक गाथाएं, जो प्रोफेसर गूमर ने बताया। अब अलौकिक जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, चमत्कारिक, ऐसी घटनाएं, ऐसी कथाएं जिसमें चमत्कार जैसी कोई चीज दिखाई दे। अब जादू टोना उसी चमत्कार की बात है। ठीक है। अब बचपन में हम लोग जादू का खेल देखते थे तो सोचते थे कि जो जादू वाला है वह थैले से कैसे अचानक से मिठाइयां निकालने लगता है। तो ये सोचते थे कि ये तो जितनी मिठाइयां चाहे खा सकता है, जितनी मिठाइयां चाहे बना सकता है। एक दिखता है ना, अचानक से कैसे ये हो गया, बहुत अद्भुत लगता है, आश्चर्यजनक लगता है। तो लोक में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिन कथाओं को लोक गाथाओं में प्रस्तुत किया गया है और वो चमत्कारिक घटनाएं हैं। और जैसे कि अंधविश्वास संबंधी घटनाएं, ठीक है, या जादू के द्वारा किसी व्यक्ति का किसी पशु में बदल जाना, चिड़िया में बदल जाना, कबूतर में बदल जाना। आज भी लोक में ऐसी कथाएं प्रचलित है कि भाई इस जगह पे जाओगे तो वहां के लोग इतना जादू टोना जानते हैं कि आदमी को कबूतर बना देते हैं। ठीक है, कबूतर को आदमी बना देते हैं। इस तरह की बड़ी सारी लोक गाथाएं, लोक कहानियां, जिसमें कि आपको चमत्कार भी मिलेगा और अंधविश्वास संबंधी धारणाएं जो मिलती हैं वो अलौकिक गाथाओं में आती हैं। ठीक है। परियों की कहानियां भी अलौकिक गाथा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। टोना, टोटका, भूत, प्रेत, इस तरह की सारी कहानियां जो विज्ञान के पैमाने पे कभी भी खरी नहीं उतर सकती हैं, जिनकी प्रामाणिकता का कोई आधार नहीं, उनमें चमत्कार है, एक अलौकिक कल्पना है कि अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हो सकता है। हमारे यहाँ जिन्न की कहानियां सुनाते हैं, तो बचपन में हम जिन्न की कहानियां सुनते थे कि बच्चा बहुत रो रहा था, तो रसगुल्ले मांग रहा था, तो जिन्न देवता उधर से गुजरे, जिन्न बड़े प्रसन्न हुए, माँ बड़ी गरीब थी, अचानक से थोड़ी देर बाद उसके घर में रसगुल्लों की ही बारिश होने लगी। समझ रहे हैं? तो इस तरह की अलौकिक चमत्कारिक सी घटनाएं जिनका लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है या हुआ भी होगा क्या, उनमें भी लोक मान्यताएं और लोक विश्वास है, और इस तरह की जो गाथाएं हैं वह अलौकिक गाथा के अंतर्गत आती हैं। आई बात समझ में? और इस तरह की कहानियां न सिर्फ भारत में, दुनिया भर में प्रचलित है ना। अंग्रेजी साहित्य में कुछ ऐसी भी लोक गाथाएं सुनने को मिलती है जिसमें कि नायक जो है वह परियों के प्रेम में पड़ गया और परियों को खोजते खोजते परियों के देश में पहुंच गया। अब परियों का देश कहाँ होता होगा, कहाँ रहती होंगी परियां? तो इस तरह की बड़ी सारी अलौकिक घटनाओं का चित्रण अलौकिक गाथाओं में मिलता है। ठीक है। प्रोफेसर गूमर ने, ठीक है, जो चौथा प्रकार बताया लोक गाथाओं का वह है पौराणिक गाथाएं। ठीक है। पौराणिक गाथाओं का आधार पौराणिक कथाएं या जनता में
प्रचलित जो किंवदंतियां हैं, ठीक है, जो रूढ़ हो गई हैं, समय दर समय जो स्वीकृत हो गई हैं, जो मान्य हो गई हैं, वो उनका आधार इसमें लिया जाता है, ठीक है। और ये गाथाएं कहाँ से संबंधित होती हैं? देवी देवताओं से संबंधित होती हैं, देवी देवताओं के कल्याणकारी ममतामयी रूप से संबंधित होती हैं, ऋषि मुनियों, राक्षसों, अवतारों, ठीक है, इस तरह की कहानियां जो होती हैं, या ब्रह्मांड की जो कोई अद्भुत घटनाएं हैं, उन घटनाओं को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये गाथाएं जो होती हैं न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें देवताओं के माध्यम से कोई सीख दी गई है, कोई नैतिक मूल्य की स्थापना की गई है। जाहिर सी बात है कि समाज पे उसका असर वैसा होगा। तो पौराणिक गाथाओं में सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी पौराणिक गाथाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें देवी देवताओं से संबंधित, पौराणिक किसी विषय से संबंधित जो गाथाएं होती हैं उन्हें हम पौराणिक गाथाएं कहते हैं, ठीक है। पांचवा है सीमांत गाथाएं। सीमांत गाथाओं का प्रचलन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में सीमांत गाथाएं बहुत प्रचलित रही हैं। सीमांत गाथाओं का संबंध छोटे छोटे युद्धों से है। इनमें बड़े बड़े और महान युद्धों का चित्र नहीं होता है, ठीक है। वीरता से संबंधित ये गाथाएं होती है, लेकिन छोटे छोटे युद्धों के बारे में ये कहानियां होती हैं जिसे गाया जाता है, और छोटे छोटे युद्धों की चर्चा होती है, जिसमें जो नायक होता है वो अपने पराक्रम का परिचय देता है, ठीक है। जैसे अब सीमांत गाथाओं के अंतर्गत आप वीर कुंवर सिंह की भी कहानी ले सकते हो कि वीर कुंवर सिंह नदी से जा रहे थे, ठीक है, तभी अंग्रेजों की गोली लगी उनको, तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ को काट दिया। अंग्रेजों की गोली लगी उनके बाजू में, तो अपना हाथ खुद तलवार निकालते हैं और अपने हाथ को वो काट देते हैं, ठीक है। इस बारे में दो तरह की चर्चाएं मिलती है कि पहला कि विष फैल जाता पूरे शरीर में, तो वो हाथ काटना जरूरी था, ठीक है, संक्रमण हो सकता था। और दूसरा कहते हैं कि अंग्रेजों की गोली तक को वो अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, तो जिस अंग में गोली लगी उस अंग को ही अपने शरीर से अलग कर दिया। तो छोटी छोटी इस तरह के प्रसंग, वीरता की कहानियां सीमांत गाथाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और छठा है अंतिम, आरण्यक गाथाएं। अरण्य कहते हैं वन को, वनों जंगलों से संबंधित गाथाएं, ठीक है। इसका संबंध सीधे सीधे वन्य जीवन से है, ठीक है। आपने रॉबिन हुड का नाम सुना होगा। इंग्लैंड में जो रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड की ढेर सारी कहानियां इन्हीं अरण्यक कथाओं से, लोक गाथाओं से संबंधित है। रॉबिन हुड क्या करता था? अमीर लोगों को लूटता था और गरीब लोगों में जाकर उस धन को बांट देता था। तो भारत में भी ऐसी बड़ी सारी फिल्में बनी है जिसमें डकैत को नायक के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। वो जंगलों में रहता है, अचानक से अपनी सेना लेके निकलता है, अमीरों को लूटता है और वो धन संपत्ति गरीबों में बांट देता है, ठीक है। तो भारत में सुल्ताना डाकू सुल्ताना, डाकू मान सिंह, ठीक है, राजस्थान के जोरावर सिंह की गाथाएं अरण्यक गाथाओं के अंतर्गत आती है, जिसका संबंध जंगलों से होता है। तो ये 6 प्रकार बताए हैं प्रोफेसर गूमर ने लोक गाथाओं के, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेसर किटरेज जो थे, प्रोफेसर किटरेज ने दो प्रकार बताए लोक गाथाओं के, चारण गाथाएं और परंपरागत गाथाएं, ठीक है। लेकिन जो ये 2 गाथाओं के रूप बता रहे हैं, चारण गाथा और दूसरा परंपरागत गाथा, इनमें सभी तरह की गाथाएं नहीं आती हैं। बहुत सारी ऐसी गाथाएं महत्वपूर्ण जो विषय से संबंधित है वो छूट जाती हैं। तो ठीक है प्रोफेसर किटरेज का ये वर्गीकरण, लेकिन यह बहुत वैज्ञानिक नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है और बहुत स्वीकृति मिली है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के वर्गीकरण को भी। इन्होंने लोक गाथाओं को 3 रूपों में विभाजित किया। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक गाथाओं को 3 रूपों में विभाजित किया। पहला प्रेम कथात्मक गाथाएं, दूसरा वीरता या वीर कथात्मक गाथाएं, और तीसरा रोमांच कथात्मक गाथाएं। प्रेम कथात्मक गाथाएं, वीर कथात्मक गाथाएं और रोमांच से संबंधित कथात्मक गाथाएं, ठीक है। 3 बताए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने, यह भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रेम कथात्मक गाथाएं, आप नाम से ही स्पष्ट है कि जिसके केंद्र में कोई प्रेम कहानी रही हो,
जिसे गा करके सुनाया जाता रहा हो। ठीक है, इसमें जो प्रेम है वह प्रेम सामाजिक संघर्षों के बीच पैदा होता है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलना आसान नहीं होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं को इसके लिए बहुत विरह झेलनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। ठीक है, बल्कि इस तरह की प्रेम कहानियां आप देखेंगे कि बहुत प्रचलित प्रेम कहानियां हैं हर देश काल और परिस्थिति में, जहां पे प्रेम को केंद्र में रख करके और प्रेम कथाएं, लोक कथा में आप जाए तो प्रेम कथाएं और लोक गाथा में आप आए तो गाथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, और इसमें मिलन की अभिलाषा तो रहती ही है, सर्वोच्च बलिदान भी देखने को मिलता है प्रेमी युगल द्वारा, इसमें कि कभी प्रेमिका को तो कभी प्रेमी को अपना सर्वोच्च भी बलिदान करना पड़ा है। ठीक है, भोजपुरी में कुसुमा देवी की कहानी एक ऐसी ही कहानी है, पंजाब में सोहिनी महिवाल की कहानी, तो ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं। ठीक है, प्रेम से संबंधित, जिसमें नायक का या नायिका का त्याग, बलिदान, समर्पण, समाज के साथ उनका संघर्ष, परिवार के साथ उनका संघर्ष दिखाया गया है, और उन्हीं के बहाने से उस समाज की सोच, मान्यता, विश्वास और परंपराओं की भी एक झलक हमें मिलती है। आई बात समझ में? तो पहला इन्होंने बताया प्रेम कथात्मक गाथा। ठीक है, दूसरा बताया वीर कथात्मक गाथा। ठीक है, अब वीर कथात्मक गाथा किसी नायक की वीरता का वर्णन मिलता है, उसके साहस का वर्णन मिलता है, जिसमें उसने लड़ाई की, संघर्ष किया और किसी अबला स्त्री को या गांव समाज के लोगों को सुरक्षित किया लंबी लड़ाई लड़के। ठीक है, तो शत्रु के सामने जूझते जूझते कई बार उसके प्राण भी चले गए, उसने अपना बलिदान भी दे दिया। तो ऐसे नायकों की कहानी वीर कथात्मक गाथा के अंतर्गत रखी जाती है। जैसे पृथ्वीराज रासो का एक उदाहरण आप लें तो चंद्रवरदाई ने क्या लिखा, चंद्रवरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष का वर्णन किया, उनकी वीरता का वर्णन किया। ठीक है, कि कैसे है वो, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ठीक है, तो बिना आंख के कैसे कवि इशारा करता है और फिर पृथ्वीराज चौहान निशाना साधते हैं और इस तरह से शत्रु को धराशायी कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तीसरा है रोमांस कथात्मक गाथाएं। ठीक है, तो वे कथाएं जिसमें प्रेम है, सौंदर्य है, कल्पना है, भावनात्मक आकर्षण है, ठीक है, मिलन है, विछोह है, यह रोमांस कथा के अंतर्गत आता है। अब प्रेम में भी ये सारी बातें होती है, तो अब प्रेम कथात्मक गाथाएं और रोमांस कथात्मक गाथाओं को क्यों अलग किया होगा कृष्णदेव उपाध्याय जी ने, इसके पीछे उनकी अपनी एक समझ रही होगी, तर्क रहे होंगे। तो नायक नायिका इसमें भी केंद्र में होते हैं, रोमांस कथात्मक गाथाओं में भी नायक नायिका केंद्र होते हैं, सौंदर्य का, कल्पना का संयोजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे श्रृंगार की प्रधानता होती है। तो तीसरा जो प्रकार बताया कृष्णदेव उपाध्याय ने वह है रोमांस कथात्मक गाथा। ये दो लोगों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोफेसर गूमर का और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी का। इसके अलावा आप देखिए प्रोफेसर किटरेज का नाम मैंने लिया, उन्होंने 2 प्रकार बताए। ठीक है, चारण गाथाएं और परंपरागत गाथाएं, इसमें सब सारा नहीं आता। डॉक्टर श्रीराम शर्मा का भी वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, इन्होंने 6 प्रकार बताए लोक गाथाओं के। उन्होंने कहा लोक गाथाओं में इतिहास एक प्रकार, ठीक है, लोक गाथाओं में वीरता, लोक गाथाओं में जातीय वर्णन तीसरा बताया, चौथा उन्होंने कहा लोक गाथाओं में अलौकिक तत्व, पांचवा लोक गाथाओं में पौराणिक तत्व और छठा लोक गाथाओं में प्रेम तत्व। डॉक्टर श्रीराम शर्मा का जो वर्गीकरण है वो प्रोफेसर गूमर के वर्गीकरण से मिलता जुलता है। सिर्फ अगर हम जातीय वर्णन को हटा दें तो बाकी सारे विषय लगभग मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से लोक गाथाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वह विषय के आधार पर, आकार इत्यादि के आधार पर और स्थानीयता के आधार पर। देखिए लोक गाथाओं का वर्गीकरण इसलिए भी भिन्न है क्योंकि लोक गाथाओं का संबंध उस स्थान विशेष से है, परिवेश विशेष से है। तो स्थान विशेष की परंपराएं, उसका इतिहास, उसका रहन सहन, उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग रही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जहां युद्ध होता रहा है, कोई ऐसा समाज क्षेत्र जिसने युद्ध देखा है बहुत लंबे समय तक, तो वहां उस तरह की लोक गाथाओं की भरमार ज्यादा होगी।
लेकिन कोई स्थान विशेष, कोई क्षेत्र विशेष जहाँ युद्ध नहीं रहा हो, जहाँ प्रेम कथाएं, जहाँ प्रेम कहानियां बहुत प्रचलित रही हैं, तो वहां प्रेम विषयक लोक गाथाओं की विशेषता हो जाती है। तो स्थानीयता के कारण लोक गाथाओं का जो विषय होता है उसमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एक वैज्ञानिक आधार लेते हुए, एक संतुलित समन्वित आधार लेते हुए हम लोक गाथाओं को इन 6 रूपों में देख सकते हैं, जो प्रोफेसर गूमर ने किया, और फिर उसका एक सीमित रूप हम डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के वर्गीकरण में भी देख सकते हैं। आई बात समझ में? स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है।